हेलो स्टूडेंट्स, देखें चैप्टर नंबर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। देखें, हम बात करेंगे इस चैप्टर में प्लानिंग की डिफरेंट टाइप की जो स्कीम होती हैं उसकी बात करेंगे। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले पढ़ चुके हो, पता है क्या है। ठीक है, हम डिटेल्स में और देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लानिंग ऑफ मीनिंग ऑफ प्लानिंग। देखें क्या है इसमें। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, formulation of a scheme or program and implementation of a set of actions to achieve some goals। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी, जैसे भी आपके एग्जाम होने वाले हैं तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में क्या करते हो, पहले आप सोचते हो कि हम किस प्रकार से पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना है, किस पर स्टडी करनी है। तो पहले सोचना, उसमें थिंकिंग स्किल होती है। उसके बाद आप क्या करते हो, कुछ स्कीम तैयार करते हो कि मुझे इस प्रकार से मॉर्निंग में, इवनिंग में या आफ्टरनून किस पर पढ़ाई करना है। और उसके बाद उस चीज़ को क्या करते हो, आप स्कीम बनाते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो और आपका जो गोल होता है वो आप अचीव करते हो। ऐसे ही ये है कि कोई भी किसी प्रकार की जो फंक्शनिंग होती है, कोई भी काम होता है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पहले थिंकिंग होती है तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद उसके लिए हम कुछ स्कीम बनाते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और किसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये प्लानिंग है का मीनिंग है, सिंपल सा। अब देखिए, इंडिया के अंदर, इंडिया का अच्छा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको पता होगा भारत सरकार ने योजना आयोग बनाया था, प्लानिंग कमीशन। आपको पता है प्लानिंग कमीशन मार्च 1950। और उस जो प्लानिंग कमीशन था उसका मेन काम क्या था, गवर्नमेंट को वो डेवलपमेंट के से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की रिकमेंडेशन देते थे। ठीक है, सिफारिश की जाती थी और उसी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, अपना आगे की 5 ईयर प्लान शुरू करती थी। आपको पता है इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1951 से 5 ईयर से प्लान बनते थे से। और अब आजकल हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन, तो उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है। अब जनवरी 2015 से इसका नाम क्या हो गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। आप इकोनॉमिक्स में इसको अच्छे से देखते हो। ठीक है, तो देखिए हम अब आगे बात करते हैं। तो इंडिया में जो भी डेवलपमेंट होता है ना, तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन की जाती है वो आजकल अब कौन कर रहा है, नीति आयोग। पहले कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। ठीक है, तो देखिए आगे। India adopted centralized planning after independence, but subsequently it graduated into decentralized multi-level planning। देखिए, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद में जो डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्लान बनाना था, तो उसको क्या किया था, सेंट्रलाइज किया था। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जो डिसीजन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, लेकिन कुछ सेक्टर में इसने क्या किया है, डिसेंट्रलाइज किया है। देखिए आगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्लान फॉर्मुलेशन वाज विद द प्लानिंग कमीशन एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो डिफरेंट टाइप की जो प्लान फॉर्मुलेशन की, तो वो किसकी थी, प्लानिंग कमीशन की थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे स्टेट के लिए हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए हो। लेकिन 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम प्लानिंग कमीशन की जगह क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग हैज़ बीन सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वॉल्विंग द स्टेजेस in economic policy making of India for providing strategic and technical advice to the central and state governments। अब नीति आयोग वही काम है जो प्लानिंग कमीशन का काम था, बस नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो डिफरेंट टाइप के जो भी जो स्ट्रेटजिक या टेक्निकल जो एडवाइस है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो जो अथॉरिटी है उसको हम बोलते हैं नीति आयोग। वो उसको गवर्नमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है, उनको डिफरेंट टाइप की गाइडेंस देता है। ठीक है, जनरली देर आर 2 अप्रोचेज टू प्लानिंग, दैट इज सेक्टरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग। देखिए, 2 प्रकार की प्लानिंग होती है, एक सेक्टरल प्लानिंग होती है, दूसरा रीजनल प्लानिंग होती है। तो सेक्टरल प्लानिंग में क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट टाइप के इसके सेक्टर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। जैसे हम बात करें, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, पावर एंड ये कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप के। तो किसी एक सिंगल सेक्टर पर यदि फोकस करते हैं ना, से किसी सिंगल सेक्टर पे, तो वो क्या होती है, सेक्टर प्लानिंग होती है। उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे पावर पर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस किया गवर्नमेंट ने, या कंस्ट्रक्शन पे किया से। ठीक है, तो किसी स्पेशल एक के ऊपर वेरी जो स्पेशल हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर प्लानिंग होते हैं। और रीजनल प्लानिंग क्या होते हैं, रीजनल प्लानिंग का मतलब ये होता है किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको वहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक
ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सेंट्रलाइज स्कीम को अडॉप्ट किया था, शुरू किया था, तो कुछ एरिया थे वो काफ़ी डेवलप्ड हो गए और कुछ एरिया क्या रह गए, पीछे रह गए से। तो दोनों के बीच में एक गैप बन गया, मतलब जो एडवांस स्टेट थे वो और एडवांस हो गए और जो बैकवर्ड थे वो पीछे रह गए से। तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब डेवलपमेंट हो, इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुआ, अनइवन पैटर्न हो गया डेवलपमेंट का। जैसे हम बात करें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, दिल्ली का एरिया है, ऐसे ये स्टेट हो क्या काफ़ी एडवांस हो गए ऐसे, ठीक है। चाहे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हो या इंडिया की जो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट हो पीछे रह गए। जैसे हम बात करें, चाहे बिहार की हम बात करते हैं, चाहे हम झारखंड की बात करते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टेट हो पीछे रह गए ऐसे। तो मतलब क्या हुआ, उसका कम्प्लीटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो एरिया काफ़ी बैकवर्ड रह गए तो उसके लिए क्या किया, रीजनल प्लानिंग है उसको स्टार्ट किया। रीजनल, अब सेक्टर में क्या था, उसमें तो क्या एक पर्टिकुलर सेक्टर को ध्यान में रखते हैं और उसको पूरी इंडिया के रेफरेंस में उसकी स्टडी करते हैं। और प्लानिंग में क्या होती है, प्लानिंग जो रीजनल प्लानिंग है उसमें एक पर्टिकुलर जो बैकवर्ड एरिया उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर यही दो अलग अलग प्रकार के एरिया की हम केस स्टडी करेंगे, आगे हम देखेंगे। अब देखिए भारत सरकार ने अब जो एरिया पीछे रह गए हैं उसके लिए क्या क्या है, टारगेट एरिया प्लानिंग किया है। अब समझना क्या टारगेट एरिया, जैसे आपको पता होगा जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं ना ऐसे, तो क्या करते हैं, सबको एक साथ पढ़ाते हैं बच्चों को। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े स्लो लर्नर होते हैं या वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में करते हैं क्या, कुछ उन स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल कुछ स्कीम बनाते हैं ऐसे। तो वो बच्चे क्या टारगेट बच्चे हैं ऐसे। तो ऐसे ही हम बात करते हैं जो एरिया पीछे रह गए हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो बैकवर्ड है, उनके लिए हम गवर्नमेंट क्या किया है, टारगेट एरिया प्लानिंग, मतलब उस एरिया का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए इसका नाम क्या रहेगा, टारगेट एरिया प्लानिंग। अब इस टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर हम प्लानिंग कमीशन उसने अलग अलग डिफरेंट टाइप के एरिया को सिलेक्ट किए हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, रोड प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी है, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी है। तो ये अलग अलग क्या है, सेक्टर हैं डिफरेंट टाइप के। तो अब देखिए आप, एक तो जैसे हम बात करें एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया को दिखा, इसमें नाम नहीं दिया है करना। सेकंड ड्रोट प्रोन, जो सूखा होता है जहाँ रेनफॉल कम होती है तो उस एरिया के हमें डेवलपमेंट करना है। डेजर्ट डेवलपमेंट, जो डेजर्ट एरिया है। हिल एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र उसका है। जो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जो छोटे किसान हैं। मार्जिनल, जिनके पास ज़मीन काफ़ी कम है, लैंडलेस या काफ़ी कम जो लैंड है, ऐसे लोगों की। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, दो देखेंगे। तो ड्रोट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में बात करेंगे थोड़ी सी, और एक हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप समझोगे कि इसका क्या हम मीनिंग क्या होता है। तो ये तो एग्जाम्पल है टारगेट एरिया प्लानिंग के, डिफरेंट टाइप है। एग्जाम्पल आपसे पूछें तो ये आप लिख सकते हो डिफरेंट टाइप के, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे ड्रोट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले ले रहे हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं। अब देखिए ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ना, वो 5th 5 ईयर प्लान हुआ था। अब देखिए आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन था उसने 5 ईयर से डिफरेंट टाइप की प्लानिंग बनाई ऐसे। तो आपको यदि मैं आप इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो 1951 से लेकर के 1956 था, मतलब 5 ईयर का। सेकंड था 56 से 1961, और फिर थर्ड 61 से 66 हुआ। उसके बाद 66, 7 और 68 3 ईयर किसी प्रकार के प्लान नहीं बने थे। उसके बाद 69 से 74 हुआ, और फिर 74 से 79 हुआ। उसके बाद 1980 में कोई प्लान नहीं बना, वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, इमरजेंसी लगी। और फिर 80 से 85 हुआ, और 85 से फिर 90, फिर 91 से 92 की में फिर बाद में गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो गए, तो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की कंडीशन हुई, तो उस टाइम भी प्लान नहीं बना। उसके बाद 92 से लेकर के 97, फिर 97 से 2002, फिर 2 से 2007, 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22, तब कंटिन्यू प्लान 5 ईयर से कंटिन्यू चल रहे हैं। तो मेन कहने का मतलब क्या है, जो हिल एरिया डेवलप्ड प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ था 5th 5 ईयर प्लान में, पहली बात। दूसरा, एरिया कौन से जहाँ पर ये प्लान अप्लाई किया गया है, तो इसमें देखिए आप, उत्तराखंड, कम्प्लीटली उत्तराखंड है,
मिकिर हिल्स एंड नॉर्थ कचार हिल आसाम का है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो एरिया है जहाँ पर ये जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया, मतलब इन पहाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनका डेवलपमेंट करने के लिए, समझ गए। देखिए, द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया in 1981 recommended that all the hill areas in the country having height above 600 meter and not covered under ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरिया। देखिए, जो नेशनल डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया प्रोग्राम है, जो कमेटी बैठी थी, उसने क्या रिकमेंडेशन किया था कि जिस एरिया की हाइट 600 मीटर सी लेवल से, जिसकी भी 600 मीटर से ज़्यादा है, जो पहाड़ी क्षेत्रीय होते हैं 600 मीटर से ज़्यादा, नॉर्मली प्लेन एरिया तो होता नहीं इतना ऊंचा, और जो ट्राइबल एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एक अलग से ट्राइबल एरिया के लिए प्लान गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो यदि उसमें नहीं तो सारे इंडिया के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सारे किस में जाएंगे, इस हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाएंगे, समझ गए। तो ये तो रिकमेंडेशन है, ये कोई याद करने वाली बात नहीं है। मिनिमम हाइट 600 मीटर है। दूसरा, द डिटेल्स प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया ड्रोन कीपिंग इन व्यू दियर टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। उस हम हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट के लिए, तो हमें क्या देखना, वहाँ का टोपोग्राफी किस प्रकार की, इकोलॉजी किस प्रकार की है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार के हैं, समझ गए। अब देखें आगे, अब इसमें क्या क्या करना था इसमें। तो इस जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें डिफरेंट टाइप के काम किए गए थे इस पर, यहाँ पर किस टाइप के, जैसे डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री और स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री। तो ये इस प्रकार के काम वहाँ पर करवाए गए। तो उससे क्या होता है, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है उनको, वो अच्छे से उनको इनकम मिलती है, सर्वाइव कर सकते हैं। जब इनकम होगी तो डिफरेंट टाइप की अपनी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर लेंगे, समझ गए। तो इसमें आपको क्या, एक तो स्टार्ट कब हुआ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, 5th माह। दूसरा, कहाँ पर है ये एरिया, कौन सा है, तो इसमें उत्तराखंड, मिकिर हिल्स, ये आसाम का पहाड़ी क्षेत्र, आप ऐसे सीधी सिंपल समझ सकते हो, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद आसाम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वेस्ट बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र हैं, और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र हैं, सिंपल से ये एरिया है। उसके बाद इस एरिया में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार के काम किए गए, तो ये हम काम जो रेड में लिख रखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, फूलों की खेती करना है, प्लांटेशन खेती है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री, फॉरेस्ट, ये हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है। बीच वाले की आपको ज़रूरत नहीं, आप जो ये स्टार्टिंग में बात करें, लास्ट वाली ये इतना कर सफिशिएंट होगा। आगे देखिए, दूसरा हम बात करते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। देखें, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में बात करें तो ये 4th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ। जैसे पीछे देखा हमने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो 5th में था, तो ये और ये ड्रॉट प्रोन को इसमें 4th में है, ओके। अब इसका मेन पर्पज़ क्या था, मतलब इस एरिया के अंदर हम किस प्रकार के काम करवा सकते हैं। तो मैंने ये इस पर स्पेस पर्पज़ ये रखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क, मतलब जिसमें लेबर लग सके। जो गांव में जो लोग होते हैं ना, वो क्या होता है, मैनुअल लेबर ज़्यादा करते हैं, मजदूर होते हैं। तो हम इस प्रकार एक काम शुरू करें जिसमें क्या उनको रोज़गार मिले। जैसे अभी आजकल देखा होगा आपने, मनरेगा चलती है ना, नरेगा थी, उसका नाम चेंज हो गया, मनरेगा हो गए। तो ऐसे ही लेबर जिसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे सिविल काम करें। दूसरा, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लैंड डेवलप का मतलब ये कि जो फार्मर होते हैं ना, वो अपनी खेत ज़मीन को अच्छे से उसको ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन है, प्लांटेशन करना है, ग्रास लैंड डेवलपमेंट करना है, क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट, ये इस प्रकार की चीज़ें सारी इन एरिया में करवा दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरा उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना वो भी फुलफिल हो जाएंगी, समझ गए। The other strategic of development of these areas include adoption of integrated watershed development approach at the micro level। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दी, इसमें साथ में वाटरशेड डेवलपमेंट भी शुरू कर दिया। अब वाटरशेड में क्या है, जहाँ पर जो भी रेनफॉल का पानी है ना, रेनफॉल जहाँ हो रही है, तो उस पानी को हम स्टोर किस प्रकार कर सकते हैं, उसे किस प्रकार इरीगेशन कर सकते हैं। तो मैंने वाटरशेड डेवलपमेंट वो भी साथ इसमें इंक्लूड कर दिया। तो एक तो लेबर इंटेंसिव वर्क करवाना, इरिगेशन वर्क करवाना है, लैंड डेवलपमेंट करवाना है, अफॉरेस्टेशन करवाना है, ग्रास लैंड डेवलपमेंट है, इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना है, और इसके अलावा वाटरशेड जो डेवलपमेंट है, ये चीज़ें शुरू किस में कर सकते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में कर सकते हैं, समझ गए। अब देखिए आगे,
अब ये जो एरिया हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन से एरिया हैं, कौन से जो एरिया में बात करते हैं, जैसे पीछे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें हमने जाकर देखा था उत्तराखंड है, इसके अलावा हमने देखा था और आसाम का जो अपर पार्ट हिल एरिया है, वेस्ट बंगाल का अपर पार्ट है, नीलगिरी एरिया देखा था। तो ऐसे ही इसमें कौन से एरिया आते हैं। एक इरिगेशन कमीशन 1972 में इसने एक रिपोर्ट दी थी, उसने क्राइटेरिया रखा था कि जितने भी इंडिया में एरिया हैं जहाँ पे इरिगेशन हो रही है, ओनली 30% इरिगेशन एरिया हो रहा है ना से, और रिमेनिंग 70% ऐसा है जहाँ पे इरिगेशन नहीं हो रही है। तो सारे एरिया हम किस में इंक्लूड करेंगे, ड्रॉट प्रोन एरिया में करेंगे। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इरिगेशन कमीशन उसने इस प्रकार रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो 30% जो इरिगेटेड एरिया उसके बाद का जितना भी है जहाँ पे इस प्रकार की मतलब ओनली 30% पार्ट के ऊपर भी इरिगेशन हो रही है, 70% पर नहीं हो रही है, वो किस में आएगा, ड्रॉट प्रोन एरिया में आएगा। अब इरिगेशन हो सकता है नेचुरल हो या आर्टिफिशियल है, दोनों में इंक्लूड है, ठीक है। अब स्टेट कौन से देखिए आप इसमें मेन राजस्थान है, गुजरात है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र का है, रायलसीमा और तेलंगाना प्लेट्यू आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटका प्लेट्यू है और हाईलैंड्स हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु है। तो ये ऐसे रीजन हैं, ऐसे एरिया हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रोट पड़ता, सूखा पड़ता, मतलब यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होती है, अक्सर सूखा या अकाल पड़ता है, समझ गए। तो दो हमने इसमें प्लान देखनी स्पेशल, एक हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कब शुरू हुआ था, 5th 5 ईयर प्लान में, और दूसरा ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ था, ये 4th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो आप कब स्टार्ट हुआ, इसके एरिया कौन से हैं और किस टाइप के वहाँ पर जो फंक्शनिंग है या वर्क किस प्रकार से किए जा रहे हैं। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्टार्ट कब हुआ, दूसरा उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कौन से हैं, तीसरा मेन फंक्शन ऑफ इन एनी पर्टिकुलर एरिया या जो रीजन, ओके, 3 चीज़ों में हो गया। अब हम बात करते हैं केस स्टडी की। अब आपको पता है केस स्टडी जब बात होती है तब क्या होता है, उसका कम्प्लीटली स्टडी होती है, पूरी इसकी होल स्टडी करते हैं। तो देखिए हम ऐसा ही ले रहे हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडी की। आप देखिए मैप देखिए, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन, हम बात करते हैं भरमौर रीजन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, भरमौर रीजन है, और इसके अंदर के ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया के हम इसका डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो देखिए ये जो मैप देख रहे हो ना, ये मैप है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। और इस हिमाचल प्रदेश में क्या टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, समझ गए ना, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और हम जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो अब आपको देखना है इंडिया के अंदर एक स्टेट जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश है, समझ गए, क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश, HP। और इस HP के अंदर, हिमाचल के अंदर इसके ये नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है ना, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट क्या है, चंबा, ओके। अब देखिए जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, देखिए आप, ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ना, उस चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, तहसील की बात करते हैं। देखिए आप क्या देखिए, आपने देखा हिमाचल प्रदेश, स्टेट हिमाचल प्रदेश था, इसके अंदर क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, चंबा, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। और चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 तहसील हैं इसकी, आपको पता है उसका डिवीजन हम करते हैं। तो अब आपको केवल 2 तहसील ध्यान रखना, ये जो 2 तहसील है ना, ये देखिए आप, ये जो ग्रीन वाली दिख रही है इसका नाम होली तहसील है, और ये दिख रही है इसका नाम है भरमौर तहसील, समझ गए ना। तो हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंबा है, और चंबा की 2 तहसीलें होली और भरमौर 2 तहसील हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है इसकी हम क्या कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, और इस एरिया का कम्प्लीटली नाम क्या रखा है, भरमौर रीजन रखा है, समझ गई। इंडिया का एक स्टेट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का उसका नाम है चंबा, और चंबा की 2 तहसील हैं, एक भरमौर और दूसरी होली तहसील है, जिसकी हम क्या करें, स्टडी करें, केस स्टडी करें, ठीक है। अब बात इसकी हो रही है, तो देखिए इसमें क्या है, किस प्रकार, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए ये जो भरमौर रीजन की हमने बात की ना, भरमौर, यहाँ पर एक ट्राइबल है स्पेशल जिसका नाम है गद्दी ट्राइबल, ठीक है, जनजातीय जो इस पार्ट में रहती है। तो देखिए आगे इसमें, अब यहाँ का टेरिन किस टाइप का, अब हम बात करते हैं, देखते हैं फोटो में, देखिए आप इसमें,
एरिया देखिए आप, पूरा हिली पार्ट है पूरा। एक तो ये एरिया हिमाचल प्रदेश का सबसे बैकवर्ड जो एरिया होता है ना, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों से। इकोनॉमिकली उनके पास इनकम भी नहीं है, और सोशल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल हर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। पूरा पूरा हिली टेरेन, आप रोड देख सकते हो किस प्रकार है, एकदम से कितने स्टीप है रोड, निकलना कितनी मुश्किल है इस पार्ट के अंदर। पूरा हिली पार्ट है। लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसहुमेंस एक्टिविटी करते हैं। ट्रांसहुमेंस का मतलब है वो अपने भेड़ बकरियों के साथ में विंटर के अंदर वो वैली में आते हैं, और समर सीजन में वो हिली पार्ट में चले जाते हैं। इस प्रकार के ये सीजनल माइग्रेशन होता है इनके पास, ठीक है। आगे देखिए आप, यहाँ पर विंटर के अंदर इतना लो टेम्परेचर होता है, कम्प्लीटली स्नोफॉल होता है, कम्प्लीटली पूरा पूरा 4-5 महीने पूरा बर्फ़ में जमा रहता है, ठीक है। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं इस पार्ट के अंदर। आप रोड की, इलेक्ट्रिसिटी की, इस प्रकार की जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं काफ़ी कम है। इतना बैकवर्ड है पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ रहना कितना मुश्किल है। इस एरिया की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए आप, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब अपना स्टार्ट होता है, देखिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन, ठीक है। अब आपने पीछे देखा कि हमने हिमाचल प्रदेश का एक चंबा डिस्ट्रिक्ट है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसील की बात की थी, एक भरमौर और दूसरी क्या है, होली तहसील, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक रिवर है, और उस रिवर का नाम क्या है, रावी। देखिए ये रावी रिवर है यहाँ निकल रही है ना ऐसे, ये रावी यहाँ से निकल कर यहाँ आती है ऐसे। इस रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी हैं, 2 इसकी सहायक नदी हैं। एक रिवर का नाम है बुद्धिल रिवर है, जो यहाँ से यहाँ चल रही है। एक ऊपर से रिवर आती है, उसका नाम है टुंगडाहा रिवर, टुंगडाहा रिवर, समझ गए। अब देखिए ये जो पूरा जो एरिया था ना, इस एरिया के 4 जियोग्राफिकल डिवीजन कर दिए इस रिवर ने, रिवर रावी ने, और 2 इसके ट्रिब्यूटरी हैं, 4 पार्ट हो गए। तो देखिए ये जो पार्ट है ना, इसका नाम है होली एरिया, जियोग्राफिकल नाम क्या है, होली। इस एरिया का नाम है खानी एरिया, खानी। इसका नाम है कुगती एरिया, और ये है इस थोड़ा सा पार्ट बच गया, इसको नाम है टुंगडाहा एरिया, टुंगडाहा एरिया, समझ गए। तो इसने क्या कर दिया, 4 बना दिए पार्ट इसके। भरमौर रीजन के 4 पार्ट हो गए, एक टुंगडा है, एक कुगती हो गया, खानी हो गया, और होली एरिया हो गया, समझ गए। और यहाँ पर एक ट्राइबल रहती है जिसका नाम क्या है, गद्दी है। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है ना, वो होली एरिया और खानी एरिया, इसको सबसे ज़्यादा हुआ है। मतलब इस रावी के किनारे वाले जो गांव थे ना, यहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन कुगती और ये टुंगडा है, ये आज भी बैकवर्ड है। आज भी आप वहाँ जाकर देखोगे ना, तो कुगती टुंगडा एकदम बैकवर्ड है। लेकिन खानी और होली है, ये एरिया क्या हो गए, ये अच्छे हो गए हैं। तो क्यों बैकवर्ड थे, तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम बनाई, जिसकी हम डिटेल से आगे बात करने जा रहे हैं। देखिए समझ गए आप इसमें। अब देखो आगे, अब जो हमने ऊपर बात की थी ना, तो इसका लेट लॉन्ग बताया गया है। लैटिट्यूड क्या है इसका, 32.11 है, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड है, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है समझने के लिए। एरिया इसका एरिया है 1818 स्क्वायर किलोमीटर है। ऊंचाई देखिए, इसका एल्टीट्यूड लगभग 1500 से लेकर 3700 मीटर, ये इसका अल्टीट्यूड है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अल्टीट्यूड है ऊंचाई इसकी। यहाँ पर एक देखिए गद्दी रहती है, यहाँ पर जो ट्राइबल है ना, यहाँ हम बात करते हैं ऐसे, तो यहाँ गद्दी है, गद्दी ट्राइबल है। जो काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं, जो सारी लॉफ्टी माउंटेन्स चारों साइड से हमने देख लिया पीछे। यहाँ पर इस जो रीजन है ना, इसमें 2 रेंज हैं। इसके नॉर्थ में हम बात करें पीर पंजाल है, और साउथ के अंदर क्या है, साउथ में पड़ती है धौलाधर रेंज, और इसके बीच के अंदर क्या है, पूरा भरमौर रीजन है, समझ के। नॉर्थ साइड में पीर पंजाल और साउथ साइड के अंदर धौलाधर हिमालय की रेंज है। यहाँ मेन रिवर है कौन सी है, रावी रिवर है जो हमने बात की। इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, एक बुद्धिल है और दूसरी टुंगडा है, समझ गए। अब ये जो रिवर है ट्रिब्यूटरी है, ये इसको 4 जियोग्राफिकल डिवीजन बांट रही थी। एक होली क्षेत्र था, एक खानी था, एक कुगती था, और एक टुंगडा था, हमने बात किया। भरमौर रीजन के अंदर जो टेम्परेचर की हम बात करें, काफ़ी एक्सट्रीम लो और फ्रीजिंग कंडीशन रहती है विंटर के अंदर, और स्नोफॉल होती है। ये जियोग्राफिकल कंडीशन है। जनवरी में इसका जो टेम्परेचर है 4 डिग्री से भी नीचे रहता है, और जुलाई में ओनली 26 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हो, आपके घर के अंदर आप एसी लगा रखी है, आप देखते हो तो उसमें आप
26, 27, 28 या 29 डिग्री रखते हो उसमें, एसी के अंदर होता है। तो यहाँ तो समर के अंदर 26 डिग्री, जैसे आप एसी में बैठे हो, और सर्दियों में तो यहाँ विंटर में सीजन है 4 डिग्री, बिलो 4 डिग्री चला जाता है। तो आप सोच सकते हो कितना लो टेम्परेचर होता है इस पार्ट में। और जो बरमोर नाम रखा गया है इसका, बरमोर तो ये एक संस्कृत वर्ड है ब्रह्मोर, ब्रह्मोर, उससे इसका नाम क्या रखा है, बरमोर रखा है। समझे? तो ये वहाँ की क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी आपने अभी तो। ओके, अब देखिए आगे, ये आप इसमें अलग अलग देख सकते हो। यहाँ पर ये यहाँ टेरिस फार्मिंग है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो पहाड़ी क्षेत्र में से प्लेन फार्मिंग नहीं होती, यहाँ टेरिस फार्मिंग करते हैं ऐसे, ठीक है, अलग अलग स्टेज से बना करके। यहाँ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वीट को निकालने के, उनके पास कोई आजकल की मशीनें नहीं हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड से ही निकाल रहे हैं। ये लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके सेटलमेंट्स, आप देखते हो पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार दूर दूर घर होते हैं पूरे कम्प्लीटली। और यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो लोग ज़्यादा है वुलन वाले कपड़े पहनते हैं। समझ गए? देखिए, बरमोर ट्राइबल एरिया है ये, आपने देखा बरमोर और होली तहसील में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसको ट्राइबल एरिया के अंदर बाहर से, क्योंकि ट्राइबल और भी तो है ना काफ़ी सारे यहाँ पर इंडिया में, गुज्जर, बकरवाल, ऐसे कई सारे, मुंडा, संथाल, डिफरेंट गोंड, ऐसे कई सारे ट्राइबल हैं। तो इस एरिया को ट्राइबल एरिया के रूप में 1975 में नोटिफाइड किया गया था। उससे पहले ये एरिया इसमें नहीं था। समझ गए? और बरमोर में एक ट्राइबल रहती है, उस ट्राइबल का नाम क्या है, गद्दी है, गद्दी ट्राइबल रहती है। ओके, और ये जो लोग हैं वो ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटी करते हैं। ट्रांसह्यूमन्स का मतलब होता है सीजनल माइग्रेशन। विंटर में अपने भेड़ बकरियों के साथ में ये लोग वैली में आते हैं, क्योंकि हिली पार्ट में स्नोफॉल होती है, और समर सीजन में वो क्या करते हैं, हिली पार्ट्स में जाते हैं जहाँ स्नो मेल्ट होगी तो नीचे नीचे घास निकलता है। ओके, और यहाँ पर जो लैंग्वेज है उनकी बोली गदियाली डायलेक्ट है, उनकी बोली इस पार्ट के अंदर है। ओके, इसके अलावा कंडीशन हमें पता ही, क्लाइमेटिक कंडीशन लो टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, लो टेम्परेचर एक्सट्रीमली और स्नोफॉल होता है। इसके अलावा यहाँ टोटल पॉपुलेशन काफ़ी कम है। यदि टोटल इस बरमोर रीजन की आप अप्रोक्सीमेटली 40,000 मान सकते हो, 39,113 जो 2011 की सेंसस है। इसके अलावा यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ओनली 21 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, काफ़ी कम है। ओके, और ये हिमाचल का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, सबसे बैकवर्ड एरिया में से एक ही है। ओके, और यहाँ पर ये लोग पॉलिटिकल इंसोलेशन पूरा आइसोलेशन, और दूसरा सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन पीछे हैं, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, क्योंकि पूरा ब्लॉक रहता है। विंटर में तो कोई भी लोग जा नहीं सकते। ये लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर इसी से रिलेटेड जो उनके पास भेड़ बकरियां हैं, गोट ऐसे पे उन्हीं की रियरिंग करते हैं। तो आप समझ गए इस एरिया में किस प्रकार की इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब देखिए इस एरिया का डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू कब होती है, इसकी हम बात करते हैं। बरमोर का ट्राइबल एरिया को 1970 की हम जो बात करते हैं इस शेड्यूल ट्राइब्स में इंक्लूड करते हैं, और 74 में क्या करते हैं, ये इंटीग्रेटेड ट्राइबल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, ये स्टार्ट किया जाता है। तो उसके अंदर इस एरिया को क्या है, इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम क्या करना है, अब इस एरिया की जो लाइफ है, किस प्रकार उन लोगों का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए अब यहाँ पर शुरू किया गया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इसका कई बार क्या होता है, ITDP फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, जो इस एरिया में लॉन्च किया गया है। अब इतना जो एरिया बैकवर्ड था ना, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, वो हम इसमें आगे बात करें। तो देखिए, this area development plan was aimed at improving the quality of life of the Gaddis and narrowing the gap in the level of development between Bharmor and other area of हिमाचल प्रदेश। इस जो प्लान था ना, इसका मेन मकसद यही था कि एक तो जो गद्दी ट्राइबल थी उनकी लाइफ है, उस लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, दूसरा भरमौर और अदर जो हिमाचल का एरिया है उनके बीच में जो गैप आ गया था डेवलपमेंट का, तो उसको कंप्लीट किया जा सके, उसके लिए क्या है प्लान शुरू किया गया है। देखिए क्या है, दिस प्लान लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। इस प्लान में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई थी ना, वो ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, एग्रीकल्चर को और अलाइड एक्टिविटीज़ है उस पर दी गई, क्योंकि आने जाने के लिए साधन तो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटी तो मिले। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल
sub-plan in Barmo region is the development of infrastructure in terms of school, healthcare facilities, potable water, road, communication। मतलब सिंपल सी बात है कि वहाँ पे स्कूल बनाई गई, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी, पीने के लिए पानी की सप्लाई की गई, सड़कें हैं, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सारी, ठीक है। उसके बाद भी ये आईटीडीपी शुरू करने के बाद भी क्या हुआ, रावी और होली जो रिवर निकल रही हैं, तो होली और खानी क्षेत्र है, ये तो मैन बेनिफिशियल मिला इनको, लेकिन आज भी टोंगडा और कुगती क्षेत्र हैं, उनमें ज़्यादा अभी भी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस पार्ट में नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इससे ये जो आईटीडीपी शुरू किया है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर बात करते हैं, इस प्रोग्राम से यहाँ पर क्या हुआ, लिटरेसी रेट इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा होगी, यहाँ सेक्स रेशियो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो गया। इसके अलावा जो डिक्लाइन चाइल्ड मैरिज है वो कम हो गई एकदम से। तो बात करते हैं स्कूलें खुली ना, तो उससे क्या हुआ, एक तो लिटरेसी रेट बढ़ गई, दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन होता था तो वो डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ, तो सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो गया। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज है वो डिक्लाइन हो गई, मतलब वो ज़्यादा हो गई। और फीमेल लिटरेसी रेट तो आप देखिए 1971 में यहाँ 1.88% थी महिलाओं की, मतलब केवल 1 या 2 महिलाएं थी 100 में से पर्टिकुलर, और 2011 में 65% हो गया। तो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल लिटरेसी लेवल, दैट इज जेंडर इनइक्वलिटी हैज़ आल्सो डिक्लाइन। अब जो आपस में जो डिस्क्रिमिनेशन ना, वो भी काफ़ी कम हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं इस पार्ट के अंदर, हम देखें या एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी हैविंग इम्पोजिशन ऑन फूड ग्रेन्स एंड लिव स्टॉक प्रोडक्शन। नॉर्मली यहाँ पर क्या है, एनिमल्स जैसे यहाँ पर लिव स्टॉक रियरिंग, सिप या जो गोट्स की रियरिंग होती थी, एग्रीकल्चर एक वो चीज़ें स्पेशल, तो उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा उन पे क्या किया, फोकस किया गया। अभी पिछला जो कुछ टाइम है इसमें ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है उसकी जगह क्या है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हो चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर केस क्रॉस शुरू कर दिए डिफरेंट है बर्मो रीजन के अंदर। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है ना, वो अभी भी क्या है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी शुरू नहीं की है। इसके अलावा जो पेस्ट्रोलिज्म है वो थोड़ी अब कम हो गई हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि पहले जो लोग सीजनल माइग्रेशन करते थे तो अभी कम हो गया, अब ज़्यादा नहीं रहा है। इसके अलावा केवल 110% लोग हैं वो भी क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंस करते हैं, और लोग नहीं करते। लेकिन आज भी हैं ये जो गद्दी लोग हैं वो अभी भी थोड़ी माइग्रेट करते हैं, मोबाइल अभी भी। और जैसे विंटर सीजन होती है ना, तो स्नोफॉल होती है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से, उसके पास में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं वहाँ पर और लेबर का वर्क करते हैं अपना। और जैसे ही विंटर्स ख़त्म होते हैं तब क्या करते हैं, वापस वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार का पूरी क्या है आपका बर्मो रीजन। अब हम एक शॉर्ट में बात करते हैं इसकी बर्मो रीजन की। देखिए बर्मो रीजन है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा डिस्ट्रिक्ट के, और चंबा डिस्ट्रिक्ट के होली और भरमौर 2 तहसीलों के अंदर ये एरिया फैला हुआ है। ये हिमाचल का सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है। हमने देखा यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और यहाँ पर हिली टोपोग्राफी कम्प्लीटली, और यहाँ पर विंटर में काफ़ी लो टेम्परेचर, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस, और समर में 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर रहता है। लोग यहाँ के ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटी करते हैं, ट्रांसह्यूमन्स करते हैं, सीजनल माइग्रेशन होता है। यहाँ पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 40,000 पॉपुलेशन अकॉर्डिंग 2011 है, और यहाँ पर लगभग 21% पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, यहाँ पर लिटरेसी रेट नहीं थी, काफ़ी कम थी। अब उस पार्ट में क्या करते हैं, आईटीडीपी प्रोग्राम शुरू किया है। आईटीडीपी प्रोग्राम शुरू करने से क्या हुआ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो गया। जैसे हम बात करते हैं रोड हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर है, स्कूल है, इस प्रकार की फैसिलिटी वहाँ पर शुरू हो गई। दूसरा, इससे वहाँ पर टोटल लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई, इसके अलावा फीमेल लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा हम बात करें जेंडर रेशियो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज रेट थी वो भी क्या है, कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। पहले चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा होती थी, अब कम हो चुकी है। लोग पहले नॉर्मल ट्रेडिशनली क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आज के लोग क्या कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, नकदी फसलें हैं। इसके अलावा पहले के कंपेयर में अब ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटी क्या है, लिमिटेड हो गई। आईटीडीपी बात, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो
प्रोग्राम है उस लॉन्च होने के बाद में, ठीक है। तो ये सारी काफ़ी सारे क्या हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए हैं। तो अब हम एक बैकवर्ड एरिया था और उस एरिया का हमने प्लानिंग से उसका प्लान बना करके उसको अप्लाई किया तो उसका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, समझ गए। तो ऐसा ही हम एक नेक्स्ट अगले वीडियो में एक दूसरा अलग एरिया का प्लान देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।